मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना पाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। तत्वार्थ सूत्र नामक की महाशास्त्र है आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित। इसके तीसरे अध्याय की चर्चा यहाँ हम देख रहे हैं और इसके अंतर्गत यहाँ जम्बू द्वीप का स्वरूप उसकी रचना आचार्य देव बता रहे हैं। जम्बू द्वीप में 6 कुलाचल हैं और उन 6 कुलाचलों की वजह से पूरा जम्बू द्वीप कितना विस्तार वाला है। जम्बू द्वीप का प्रमाण कितना है? बोलिए। 1,00,000 योजन। 1,00,000 योजन। 1,00,000 योजन विस्तार वाला वो जम्बू द्वीप 7 क्षेत्रों में विभाजित हो गया। 7 क्षेत्र और 6 पर्वत, यानी 6 पर्वतों के कारण 7 क्षेत्रों में विभाजित हो गया और उन 7 क्षेत्रों में 2-2 नदियां प्रत्येक क्षेत्र में बहती हैं। इस तरह से 14 महानदियां हैं। जम्बू द्वीप में कितनी नदियां हैं? 14 नहीं है, अभी गिनेंगे कितनी लाखों करोड़ों नदियां होंगी। 14 तो महानदियां हैं और एक एक नदी की एक सहायक नदियां 14,000, 14,000, 28,000 तो इन दोनों की हो गई, फिर आगे दुगनी दुगनी होती जा रही है। तो वो नदियां तो बहुत सारी हैं, महानदियां 14 है और इन 6 कुलाचलों पर 6 सरोवर हैं जिनमें 6 देवियां, प्रधान देवियां वो रहती हैं। ये सारी चर्चा हुई। इसके बाद में कल हमने विजयाट पर्वत की विशेष रूप से रचना देखी थी भरत क्षेत्र के स्वरूप के अंतर्गत। भरत क्षेत्र में 2 नदियां देखी, गंगा और सिंधु। पूर्व दिशा में गंगा, पश्चिम दिशा में सिंधु। इसके कारण भरत क्षेत्र 3 भागों में हो गया था और फिर बीच में है एक पूर्व पश्चिम फैला हुआ विजयार्ध नाम का पर्वत। तो 2 इस तरह से और बीच में एक, तो इस तरह से पूरा भरत क्षेत्र 6 भागों में विभाजित हो गया। ये 6 भाग ही 6 खंड कहे जाते हैं, जिनमें से 5 खंड तो म्लेच्छ खंड है और 1 खंड आर्य खंड है। आपको ये बताना है मुंह से बोल के आर्य खंड कौन सा है। आर्य खंड कौन सा है भरत क्षेत्र में? आर्य खंड कौन सा होगा? मुंह से बोल के बताना है, चित्र तो बनाना नहीं है आपको। नंबर नहीं, उसकी लोकेशन बतानी है। लोकेशन मुंह से बोल के बतानी है, नंबर से नहीं काम चलेगा। बोलिए रूपम जी, लोकेशन बोल के बताइए। दीदी 5 मलेक्ष बीच में है, 1 2 3 4 5 से कहाँ बीच में। बीच में? कहाँ बीच में? ये तो पूछ रही हूँ, बीच बीच में सुमेरु कौन सा? सुमेरु लोकेशन। पर्वत। सुमेरु सुमेरु पर्वत कहाँ है भारत क्षेत्र में? मतलब भारत क्षेत्र जो नीचे नदी सबसे छोटी गंगा नदी के नीचे। गंगा नदी के नीचे तो लवण समुद्र है। नहीं चलिए ठीक है, इसीलिए मैंने पूछा कि हमको मुंह से बोलकर बताना आना चाहिए कि वो कहाँ है। बोले कविता जी। मैम है ना वो दक्षिण दिशा की साइड में, पूरब में तो इधर किसका मलेशिया। दक्षिण? किसका दक्षिण? दक्षिण तो बताना पड़ेगा ना, किससे दक्षिण? आप जम्बू बोलो द्वीप। मेरा घर राइट में है, लेकिन किसके राइट में? किसी के राइट में बताना पड़ेगा ना, तो दक्षिण बता जम्बू रहे द्वीप हैं।
जम्बू द्वीप के राइट में, नीचे दक्षिण में बना हुआ है, और और उधर है ना, पश्चिम में तो मलेशखंड है, और पूर्व में भी मलेशखंड बने हुए हैं। मैंने एक चित्र पिक्चर बनाई। ऐसे नहीं, बोलिए अनीता जी। पहले तो भारत क्षेत्र के 6 हिस्से हो गए, 5 मलेरखंड और 1 आर्यखंड। फिर विजात के दक्षिण वाला जो हिस्सा है वो विजयार्ड के दक्षिण में 3 हिस्से हैं, कौन बीच सा वाला है? हिस्सा, हाँ, बीच वाला बढ़िया, हिस्सा वो आर्यखंड है। ये बताना है आर्यखंड कहाँ है। विजयार्ड विजात के पर्वत के दक्षिण में जो बीच वाला हिस्सा है वो आर्यखंड है, इतना सा बोलना था बस। यहाँ वहां अगल में बगल में वो तो सब ठीक है। ये ऐसा लोकेशन, मैं मतलब आप लोगों की किसी की वो नहीं, केवल आपको बोलना है, समझना है कि कैसा। सिर्फ लोकेशन बता देना, आप लोग अपना काम नहीं पड़ता है लेडीज का। कभी कहीं की रजिस्ट्री होती है ना मकानों की किसी की, तो वो मकान की लोकेशन उस रजिस्ट्री में लिखी जाती है। इसके पूर्व में ये है, इसके पश्चिम में ये है, इसके ऊपर आकाश है, ऐसा तक सब लिखा जाता है उसमें। एग्जैक्ट लोकेशन बतानी हो तो वो किसके अगल में क्या है, बगल में क्या है, राइट में क्या है, लेफ्ट में क्या है। भरत क्षेत्र कहाँ पर है, भरत क्षेत्र की लोकेशन क्या बताएंगे। विजयार्ध पर्वत, सॉरी, हिमवन पर्वत के दक्षिण में भरत क्षेत्र कहाँ पर है। जम्बू द्वीप के दक्षिण में ऐसे काम नहीं चलेगा। अभी देखो, जम्बू द्वीप का दक्षिण नहीं होता तो सुमेरु पर्वत का दक्षिण बोलो, तो सुमेरु पर्वत के दक्षिण में हरि क्षेत्र भी है, हेमवत क्षेत्र भी है, भरत क्षेत्र भी। कौन सा क्षेत्र लेंगे दक्षिण में लेंगे तो फिर तो उसको कहना पड़ेगा हिमवन पर्वत के दक्षिण में केवल भरत क्षेत्र ही है। तो हिमवन पर्वत के दक्षिण में, और जिसकी 3 दिशाओं में लवण समुद्र है। भरत क्षेत्र की लोकेशन क्या है, जिसके उत्तर में हिमवन पर्वत है। अब उत्तर में आ गया हिमवन पर्वत, आप बोल रहे हो कभी उत्तर कभी दक्षिण, कर क्या रहे हो आप। देखिए, ये हिमवन पर्वत है, ये भरत क्षेत्र है, ठीक है। तो भरत क्षेत्र की तरफ से देखेंगे तो हिमवन पर्वत कहाँ है, उत्तर में है कि दक्षिण में है। भरत क्षेत्र की तरफ में खड़े रहकर देखेंगे तो हिमवन पर्वत उत्तर में होगा कि दक्षिण में होगा, उत्तर में है। तो भरत क्षेत्र के उत्तर में हिमवन पर्वत है, ठीक है। ये बात वाक्य सही है, हाँ या ना। हाँ। आप कहेंगे हिमवन पर्वत के दक्षिण में भरत क्षेत्र है, हाँ कि ना। हाँ, ठीक है। तो हिमवन पर्वत पे खड़े रहकर देखेंगे तो भरत क्षेत्र दक्षिण में, और भरत क्षेत्र में खड़े रहकर देखेंगे तो हिमवन पर्वत उसके उत्तर में है। तो भरत क्षेत्र के उत्तर में हिमवन पर्वत है। अभी क्योंकि हम भरत क्षेत्र की लोकेशन बता रहे हैं, तो भरत क्षेत्र के उत्तर में हिमवन पर्वत है। और तीनों दिशाओं में क्या है, बाकी पूर्व पश्चिम दक्षिण में तीनों दिशाओं में लवण समुद्र है। चारों दिशाओं में लवण समुद्र से घिरा हुआ नहीं है, चारों दिशाओं में लवण समुद्र से घिरा हुआ कौन है। चारों दिशाओं में लवण समुद्र से घिरा हुआ कौन है। जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप। चारों दिशाओं में तो लवण समुद्र से घिरा हुआ जम्बू द्वीप है, लेकिन ये 3 दिशाओं में, पूर्व में, पश्चिम में और दक्षिण में, 3 दिशाओं में लवण समुद्र से घिरा हुआ है भरत क्षेत्र, ठीक है। तो भरत क्षेत्र के उत्तर में हिमवन पर्वत है, बीच में ये विजयार्ड पर्वत है। अब ये विजयार्ड पर्वत के कारण 2 हिस्से हो गए भरत क्षेत्र के, एक उत्तर वाला हिस्सा, एक दक्षिण वाला हिस्सा। और फिर ये 2 नदियां निकली, गंगा और सिंधु। तो आर्यखंड कहाँ है कि विजयार्ध पर्वत के दक्षिण वाला मध्य है भाग, विजयार्ध पर्वत के दक्षिण का मध्य भाग वो आर्यखंड है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा रह गया था कल, एक भरत क्षेत्र में अपने को पहुंचना तो आज सुमेरु पर्वत पे है, लेकिन एक रचना और इसमें रह गई है। ये भरत क्षेत्र है, और ये विजयार्ध पर्वत है, और ये इस तरह से ये नदियां हैं। तो विजयार्ध पर्वत के उत्तर वाला जो बीच वाला खंड है, कौन सा खंड देख रहे हैं, विजयार्ध पर्वत के उत्तर में बीच वाला, यानी आर्यखंड के अपोजिट। विजयार्ध पर्वत के दक्षिण में बीच वाला तो है आर्यखंड, आर्यखंड के अपोजिट विजयार्ध पर्वत के उत्तर में जो बीच वाला हिस्सा है, यहाँ पर एक पर्वत है, इसके बीच में एक पर्वत है, ठीक है। उस पर्वत का नाम है वृषभाचल, वृषभाचल नाम का पर्वत है।
कहाँ पर है? विजयाट पर्वत के उत्तर में जो बीच वाला मलेच्छखंड है उसके बीच में ये वृषभाचल नाम का पर्वत स्थित है। वृषभाचल बोलो, वृषभ गिरी भी शब्द मिल जाता है, गिरी यानी पर्वत ही होता है, वृषभाचल भी पर्वत ही होता है। ये जो पर्वत है, क्या विशेषता है इस पर्वत की? कि 3 काल में भरत क्षेत्र में जितने भी चक्रवर्ती हुए हैं आज तक, उन सब चक्रवर्तियों के नामों से ये पूरा पर्वत भरा हुआ है। शिला भी बोलते हैं इसको। आप लोगों ने सुना होगा चक्रवर्ती अपना नाम लिखने जाता है शिला पर, तो वो शिला कितनी बड़ी लंबी चौड़ी है, वो पर्वत है, इसलिए उसको पर्वत ही बोल रहे हैं। और शिला मतलब कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं है छोटा सा, हमारे माइंड में वो लगता है ना शिला मतलब जरा सा कोई पत्थर का टुकड़ा हो, ऐसा नहीं है, पूरा पर्वत है। ये पर्वत 100 योजन ऊंचा, 100 योजन ऊंचा है। 100 योजन ऊंचा है तो नींव कितनी होगी इसकी? 100 योजन ऊंचा है तो नींव कितनी होगी? 25। 25 25 योजन, हाँ 25 योजन, ठीक है, 1/4 करनी है। 100 योजन ऊंचा है, 25 योजन की इसकी नींव है। और जो इसका शेप है, मतलब वो नीचे चौड़ा ऊपर थोड़ा सकड़ा ऐसा है, तो मूल में इसका विस्तार 100 योजन ही है। 100 योजन की हाइट है, और जमीन पे जो इसकी चौड़ाई है वो 100 योजन, बीच में 75 योजन, और ऊपर शिखर पर पहुंचकर 50 योजन, यानी तिरछा होता हुआ गया है, नीचे से चौड़ा ऊपर से सकड़ा, इस तरह का। तो ये अपन ने ऐसा बनाया ना, इसको थोड़ा ऐसा बनाना चाहिए, ऐसा। नीचे से 100 योजन चौड़ाई है, बीच में जाएंगे तो 75 योजन, और ऊपर टॉप पर पहुंचेंगे तो 50 योजन। हाइट है 100 योजन, ये है हाइट, हाइट है 100 योजन, नीचे की चौड़ाई 100 योजन, बीच की चौड़ाई 75 योजन बीच में, और ऊपर टॉप पर 50 योजन की इसकी विस्तार है। और विशेषता क्या है कि ये पूरा पर्वत चक्रवर्तियों के नामों से भरा हुआ है। जो चक्रवर्ती होता है तो जब दिग्विजय करता है, तो जब वो यहाँ मलेच्छखंड में पहुंचता है, विजयाट पर्वत के उत्तर वाले बीच वाले मलेच्छखंड में, तो इस वृषभ गिरी या वृषभाचल पर अपना नाम लिखता है। कैसे लिखता है? घिया पत्थर से, चौक से, स्लेट वाली पेंसिल से, किससे लिखता है? कि उसके पास एक रत्न होता है, कांकणी नाम का रत्न, कांकणी नाम का रत्न होता है। उस रत्न से ये अपना नाम यहाँ पर लिखता है। तो जब वो नाम लिखने जाता है, भरत चक्रवर्ती इस युग के पहले चक्रवर्ती हुए, पता है सबको, भरत जी इस युग के पहले चक्रवर्ती हुए, और वो दिग्विजय करके यहाँ अपना नाम लिखने गए, तो बड़े खुश हो रहे थे कि आई एम समथिंग, समथिंग के एवरीथिंग, कि मैं 6 खंड को जीतने वाला पहला चक्रवर्ती, इस पूरी दुनिया का चक्रवर्ती सम्राट। तो नाम लिखने गए, तो नाम लिखने पहुंचे तो देखा पूरा पर्वत, 100 योजन का हाइट वाला पूरा पर्वत चक्रवर्तियों के नामों से भरा हुआ है। यानी जो मान के शिखर पर चढ़ रहे थे कि मैं ही हूँ, वे अपना नाम लिखने जाए ना, हम एवरेस्ट विजय करके आए तो वहां जाके अपना नाम वाम लिख के आते हैं, लोग वक्त जाते हैं ये हिस्टोरिकल प्लेसेस पे, जो भी कोई होते हैं ना, कहीं कहीं किले वगैरह, वहां आप देखो नाम लिख लिख के आते हैं, कौन जानता है कौन पढ़ता है, अपना नाम लिखे आते हैं, वहां दीवारें खराब कर देते हैं, कुछ नहीं। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये तो अनादिकाल की चली आ रही है, चक्रवर्तियों को भी ऐसा शौक चढ़ता है कि हमारा अपना नाम लिख कर आए, तो वो नाम लिखने जाता है, पूरी शिला नामों से भरी भी होती है, सारा मान 1 मिनट में नीचे आ जाता है, कि मैं सोच रहा था मैं ही हूँ, मेरे से पहले कितने हो गए, कि 100 योजन का पूरा पर्वत नामों से भरा हुआ है। फिर क्या करता है, बिना नाम लिखे आ जाएगा? नाम तो लिखना है,
तो किसी एक का नाम मिटाता है। वो भी रत्नों से, सब पत्थर पे लिखा हुआ ऐसे तो मिटता नहीं है, तो उसके पास रत्न होते हैं इस तरह के। एक नाम को मिटाता है फिर अपना नाम लिखता है, तो उसको क्या समझ में आता है कि फिर कोई चक्रवर्ती आएगा, ये अपना नाम अनादि अनंत चलेगा। ये जो नाम है, जिस नाम के लिए हम मरते हैं, मेरा नाम मेरा नाम, मेरा नाम खराब कर दिया, मेरा नाम हो गया, इस नाम के लिए जिसके लिए मर रहे हैं, कितना रहने वाला। चक्रवर्तियों का नहीं रहता है, कोई दूसरा आएगा तो मेरा भी नाम मिटाएगा, तब वो अपना नाम लिख जाएगा। ये नाम में क्या रखा है? शरीर के नाम है, पर्यायों के नाम है, इस नाम में कुछ नहीं है। अपना जो असली नाम है उसको पहचाने और अपने असली पद को प्राप्त करें, तो कुछ महिमा है। देखो, खुद सुखी हो और खुद सुख को भोगें, और दूसरा देख रहा है जान रहा है, उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है। जो निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोग थी। निधि मिल जाए ना, खजाना, तो बताना दिखाना नहीं चाहिए, दुनिया के लूट लेगी। अपने मजे खुद ही भोगो, आराम से रहो, ऐश करो। तो ये अपने को अपना अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त हो जाए, कोई मुझे जाने न जाने उससे क्या फर्क पड़ता है। अभी संजीव जी के वो वाक्य की निकली है कैलेंडर टाइप से, उसमें है उनका कि दुनिया मुझे जाने ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अपने को जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ। मैं अपने को जानू, मैं तो अपने को जानता नहीं हूँ, दुनिया मुझे जाने इसमें लगा हुआ हूँ। पर तू तो जान ले तू कौन है। अपनी खुद की खबर है नहीं, और दुनिया को अपनी पहचान कराना चाहते हैं, तो वो सच्ची पहचान का होगी, झूठी ही पहचान, किसी और की पहचान से अपनी पहचान करा रहे हैं। ये मैं हूं क्या? ये पर्याय है जिसका नाम हम समझ रहे हैं, ये मैं हूं ही नहीं, तो इससे क्या दुनिया को अपनी पहचान करा। ये संदेश ये वृषभाचल पर्वत समझ लो हमको देता है। इसमें एक विशेष बात और है कि जो चक्रवर्ती होते हैं वो दूसरे का नाम मिटा के, जो सामान्य चक्रवर्ती, सामान्य मतलब सामान्य का मतलब ये है कि विशेष चक्रवर्ती हुए, कौन हुए? शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ। जानते हैं इनको कौन है? शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ को पहचानते हैं आप लोग? ऐसा कौन है? सब पहचानते हैं, सारिका जी पहचानते हैं? बढ़िया। तीर्थंकर थे, 16वें 17वें और 18वें तीर्थंकर हैं, शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ। और इनकी क्या विशेषता है कि ये तीर्थंकर भी थे, चक्रवर्ती भी थे और कामदेव भी थे। तो जो तीर्थंकर पद के साथ यदि चक्रवर्ती हुए हैं, वो जाते हैं कि नहीं जाते हैं वहां नाम लिखने? कि ये चक्रवर्तियों का नियोग ही है, 6 खंड के लिए जाते हैं और वो वहां नाम लिखने का एक समझ लो, उनको यद्यपि भावना नहीं होती जो तीर्थंकर हैं, लेकिन वो उनके जो भी होते हैं मंत्रीगण, वो वहां नाम लिखने जाते हैं, वो कहते हैं आप नाम लिखो, तो उनको वहां किसी का नाम मिटाना नहीं पड़ता। ये उनके पुण्य का प्रभाव है। मतलब उनको अपने आप ही स्पेस मिलती है नाम लिखने के लिए, ये तीर्थंकरों के पुण्य का प्रभाव। और दूसरे को तो अपना मान खंडित करके, अन्य जैसे भरत जी आए तो उनको अपना मान खंडित करके नाम लिखना पड़ा। मान खंडित हुआ ना, जगह ही नहीं मिली है नाम लिखने के लिए। अब क्या करें, किसी का मिटा रहे हैं। फिर हम कहीं गए, बुला तो लिया अपने को कुछ बना के, आप मुख्य अतिथि हो ये हो, और वहां पहुंचे तो बैठने को जगह ही नहीं है, सारी सीटें भरी हुई, कुर्सियों पे लोग बैठ गए आके। और फिर अपने को ही किसी को उठो जी हम मुख्य अतिथि हैं और हमको बैठने दो, और फिर खुद को ही बैठना पड़ा ऐसे करके, तो उसमें क्या इज्जत रह जाती है। और एक कहीं हम पहुंचे और लोग आओ भाव भाव वो कर रहे हैं, आओ भगत, और पहले से अपनी सीट रिजर्व है, उसमें एक अपनी वो रहती है। तो जो तीर्थंकर होते हैं उनके पुण्य का प्रभाव ऐसा रहता है कि उनको किसी का नाम मिटाना नहीं पड़ता, अपने आप ही उनको स्पेस मिलती है, जगह मिलती है, और उनका नाम आगे भी किसी के द्वारा मिटाया नहीं जाएगा, उनका नाम सदा उसमें लिखा रहेगा। इस तरह से ये विशेषता, रचना कोई विशेष नहीं है, बस थोड़ी हाइट 100 योजन की हाइट है, और जो आकार है नीचे से चौड़ा फिर सकड़ा और ऊपर जाके 50 योजन बच रहा है, ये आकार है। और ये इस पर्वत के संदर्भ में, नाम लिखने के संदर्भ में विशेषता। मलेच खंड में कौन रहते हैं और किस टाइप के लोग रहते हैं क्या? म्लेच्छ खंड में मनुष्य ही रहते हैं, मनुष्य अभी आगे सूत्र आएगा, आर्या म्लेच्छाश्च अंतिम सूत्र आएगा, मनुष्यों के भेद हैं, तो वहां पे भी मनुष्य रहते हैं। लेकिन म्लेच्छ क्यों कहते हैं? कि वहां पे धर्म की प्रवृत्ति नहीं होती। जैसे धार्मिक आयोजन, अभी चौमासा चल रहा है, महाराज लोग आ रहे हैं, मंदिरों में विशेष आयोजन होंगे, भाद्र का महीना रहेगा, समय दर्शन प्राप्ति आदि के निमित्त यहाँ रहते हैं, मंदिर होते हैं,
ऐसा वहां म्लेच्छ खंड में बाकी सारे काम होंगे, विषय भोग की सारी प्रवृत्ति होगी, कमाना बनाना, विषय भोग, घूमना फिरना, वो सब वहां होता है, अपने ही जैसे मनुष्य होते हैं, लेकिन धर्म नहीं होता है, बस धार्मिक भावनाएं नहीं होती, ये अंतर है, इसलिए उनको म्लेच्छ कहते हैं। अभी आधुनिक समय में समझ लो कह देते हैं अमेरिका को, यद्यपि अमेरिका म्लेच्छ खंड नहीं है, आर्य खंड में ही है, लेकिन कंपैरेटिवली दिखता नहीं ना, धर्म वगैरह वहां नहीं दिखता, जैसे कहते हैं म्लेच्छ है, यद्यपि म्लेच्छ नहीं है, वहां पे भी जिन मंदिर बन गए हैं, और हमसे ज्यादा गहरा स्वाध्याय और गहरी रुचि वहां के लोगों में है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा गहरा स्वाध्याय जो करते हैं वहां पर भी, वो करते हैं, जिन मंदिर भी हैं। इसलिए अमेरिका आदि पूरा ही पूरा जो भी विश्व है, पांच सातों ही महाद्वीप वगैरह सब आर्य खंड में ही है। बोलिए अंकल। प्रश्न यही था कि जहाँ जहाँ हम जा सकते हैं वो सारा आर्य खंड ही है, चाहे वो 300 देशों में कोई भी जगह हो, हाँ हाँ, या आर्य जहाँ खंड, जहाँ हम जा सकते हैं वो पूरा आर्य खंड है। आर्य हाँ खंड के बाहर हम मलेच्छ खंड में जा नहीं सकते। हाँ, हम हमारी पहुंच नहीं है कि हम म्लेच्छखंड, क्योंकि म्लेच्छखंड में जाने के लिए ये गंगा नदी, सिंधु नदी, विजयात पर्वत, ये इतने बड़े बड़े हैं कि हम जैसे साधारण मनुष्य उसको पार नहीं कर सकते हैं। हमको तो अभी इधर उधर भारत में ही जगह जगह सब जगह जाना, वो इतना हमारे लिए आसान नहीं होता है। तो आर्यखंड को क्रॉस करना ये केवल चक्रवर्ती ही कर सकता है, आर्यखंड को क्रॉस, और उसमें भी विजयात पर्वत को क्रॉस तो चक्रवर्ती ही कर सकता है, छह खंड का अधिपति। अर्ध चक्रवर्ती भी विजयात पर्वत को क्रॉस नहीं कर सकता, वो नीचे के जो दक्षिण के तीन खंड हैं उन्हीं पर विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए हम जितने एरिया में अभी घूमते हैं, हमको जो भी वर्तमान विश्व दिखता है वो सब आर्यखंड में है। बोलिए रूपम जी। देखिए चक्रवर्ती समय दृष्टि होता है, तो फिर वहां जब धर्म ही नहीं है तो उसको जाना जरूरी होता है कि उसको विजय प्राप्त करनी है। हाँ, वो कुछ नियोग ऐसा होता है कि उसको विजय प्राप्त करनी होती है, और उस वो धार्मिक दृष्टि है, वो वहां जाता है तो देखो, म्लेच्छ वहां म्लेच्छ क्षेत्र में रहकर धर्म नहीं होता, लेकिन चक्रवर्ती के साथ म्लेच्छ राजा और कई म्लेच्छ लोग आते हैं, म्लेच्छ राजाओं की कन्याओं के साथ 96,000 रानियां होती है ना, 96,000 में से 32,000 म्लेच्छ कन्याएं होती हैं उसकी पत्नियां, तो वो समय दर्शन प्राप्त कर सकती है फिर यहाँ आके, वहां पर नहीं है, पर यहाँ आके वो प्राप्त कर सकती है, और उनसे जो पुत्र उत्पन्न होते हैं उन म्लेच्छ कन्याओं से, वो पुत्र तो मोक्ष भी जा सकते हैं। इसलिए ऐसा बाउंडेशन नहीं है, पर वहां रहकर या वहां जब तक वहां है उस एरिया में, वहां इसलिए उस एरिया का नाम म्लेच्छ खंड भी है। ठीक है, और ऐसे तो ढाई द्वीप में कोई भी जगह बाकी बची नहीं है जहाँ से कोई सिद्ध ना गया हो, तो आर्यखंड का कोई मुनिराज को कोई म्लेच्छ खंड में डाल दे और वो श्रेणी चढ़ के मोक्ष चले जाए, तो मोक्ष जाने में बाधा भी नहीं। बोलिए अनीता जी। केवल 3 तीर्थंकर ही चक्रवर्ती हैं? तीन कितने तीर्थंकर, तीर्थंकर चक्रवर्ती हैं अपने? तीन तीर्थंकर 3 ही है तीन, क्या बस? शांतिनाथ कुंजनाथ आए। बस 3 है। वैसे तो एक पोस्ट मतलब दो तीन पोस्ट एक ही व्यक्ति को मिलती नहीं है, चक्रवर्ती अलग होते हैं, तीर्थंकर अलग होते हैं, पूरे वो तो शांतिनाथ भगवान को मिली है। हाँ 63 सलाका पुरुष अलग ही होते हैं, लेकिन ये हुंडा सर्पणी काल था, हुंडा सर्पणी काल के प्रभाव से 63 की जगह 58 ही हुई, क्योंकि ये पोस्ट मर्ज हो गई ना, चक्रवर्ती और तीर्थंकर एक ही व्यक्ति को मिल गए, तो 12 चक्रवर्ती की जगह वो 9 ही रह गए, 3 मतलब मर्ज हो गए उसमें। तो ऐसे करके और भी है, अभी आगे अपन करेंगे इसमें चर्चा, थोड़ी लास्ट तक पहुंचते पहुंचते जब काल वाली चर्चा आएगी तो हुंडा सर्पणी काल के दोष वगैरह वो सारी चर्चाएं करेंगे। बोलिए चित्रा जी। ये जो चक्रवर्ती ये करने जाता है, विजय प्राप्त करने जाता है, तो उसके साथ उसकी सेना भी तो रहती है, फिर वो कैसे क्रॉस कर जाती है? सब जाती है ना, राजा के साथ सेना भी निकल जाती है, वो राजा अपने उनको थोड़ा ना छोड़ के जाएगा, वो अपने पुण्य के प्रभाव से अपनी शक्तियों से सेना को भी लेके जाता है, सेना भी जाती बताएंगे। है। एक मिनट में वापस चालू करिए चित्रा जी। ये जो है ना, मनुष्य गति में कितनी लेशाएं होती है और देव गति में कितनी लेशाएं होती है? वैसे प्रश्न तो अभी अलग है, लेकिन मनुष्यों में 6 लेशाएं होती हैं और देवों में 3 शुभ लेशाएं ही होती हैं पर्याप्त दशा में, अपर्याप्त दशा में कापोत लेशा भी होती है, और नरक गति, अपर्याप्त दशा में अशुभ लेशाएं भी होती है देवों में। अच्छा, वो तिर्यंच गति में? तिरंजों में 6 लेशाएं होती है, आप विशेष देखना हो तो चौथे अध्याय के शुरू में आपको मिल जाएगा,
बोलिए अनीता जी। जो विजात पर्वत है, जहाँ के पार मतलब चट्टान पे सब नाम वगैरह लिखते हैं, इस पे खाली तीर्थंकर और भरत ही मतलब चक्रवर्ती जा सकते हैं क्या, और कोई नहीं? मतलब जैसे अरिहंत वगैरह जो बनते हैं। अनंत भगवान तो क्यों जाएंगे? नहीं अनंत नहीं, ऐसे जा नहीं सकते, जा। नहीं, तो अनंत भगवान को जाने का क्या? वो तो अनंत भगवान तो यहाँ हुए ना आर्यखंड में, तो यहाँ से पृथ्वी से 5,000 धनुष ऊपर हो गए, उनको वहां नाम लिखने क्यों जाना है, या जाना ही क्यों है? उनको तो केवल ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है, उनको जाना क्यों है? अच्छा, जो उनको राग ही नहीं है जाने का, उनको इच्छा ही नहीं है। ये तो चक्रवर्ती क्योंकि अभी गृहस्थ दशा में है, उसको 6 खंड इसलिए विजय का भाव आता है, तो वो जाता है, और वो उसको नाम लिखने का भी भाव आता है। ऐसा नहीं है कि भाव नहीं आता है, तो जाता है। हाँ भाई, आईफोन पे जो है 2 मिनट वीडियो चालू करिए, फिर बोलिए, पता नहीं चलता है ऐसे। बोलिए, क्या बोलना है? वो पूछ हाँ रही थी जज ने। हाँ, बोलिए। मैं ये पूछ रही थी कि महावीर स्वामी का आता है चरित्र के अंदर कि वो अनार्य क्षेत्र में भी गए थे, ऐसा कुछ जो हमने पढ़ा है उसके अंदर। नहीं, ठीक है। अनार्य खंड यानी म्लेच्छ खंड में वहाँ ऐसा तीर्थंकरों का क्षण नहीं होता है, नहीं जाते। अब वो वैसे अनार्य कह दिया गया हो, जैसे ये, जैसे अभी हमने कहा अमेरिका को म्लेच्छ कह देते हैं कंपैरेटिवली, ऐसे लिखा हो स्थूल रूप से तो ठीक है, अदरवाइज नहीं जाते। अब हम देख रहे हैं, हमको देखना है, टाइम अपना कम बचा है, देखते हैं पूरा होता है कि नहीं तो अधूरा छूटेगा। बीच के क्षेत्रों की सामान्य रचना अपन ने देखी है, ये भरत क्षेत्र की रचना हुई। इसके बाद में हिमवंत पर्वत पर क्या क्या रचनाएं हैं, कि पद्म सरोवर है, वहां से 3 नदियां निकल रही हैं, वो हमने देख लिया। उस पर 11 कूट है, और एक अकृत्रिम जिनालय वाली कूट है, वो भी हमने देख ली। आगे हेमवत क्षेत्र है, वहाँ एक बीच में नाभिगिरी पर्वत है, और 2 नदियां हेमवत क्षेत्र में बह रही हैं, रोहित और रोहितास्या। फिर हेमवत क्षेत्र के बाद में कौन सा पर्वत है? हेमवत क्षेत्र के बाद में महाहिमवन पर्वत। देखिए, चित्र देख लेते हैं। ये भरत क्षेत्र था, ये सबसे इधर हरा वाला। फिर ये हिमवन पर्वत हुआ, हिमवन पर्वत के आगे हेमवत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र में 2 नदियां रोहित रोहितास्या। फिर इसके बाद में ये महाहिमवन पर्वत, महाहिमवन पर्वत पर 8 कूटें दिखाई दे रही हैं, बीच में महापद्म सरोवर है, और इससे भी 2 नदियां निकल रही हैं, रोहितास्या, और इधर हरी क्षेत्र में बह रही है, रोहितास्या नहीं, हरित और हरिकांता। ये हरी क्षेत्र में बह रही हैं 2 नदियां, यहाँ नदियां नहीं दिखाई हैं इस चित्र में। और फिर आगे वापस निषद पर्वत है, 400 योजन की ऊंचाई वाला, 9 कूटें इस पर बनी हुई है, तिगिच्छ सरोवर है। इसके बाद में आगे पहुंचते हैं निषद पर्वत के भी आगे, तो विदेह क्षेत्र है। पूरा पूरा एरिया सामान्य रूप से विदेह क्षेत्र कहलाता है, लेकिन वास्तव में पूरा एरिया विदेह क्षेत्र नहीं है, इसके पार्टीशन है। तो विदेह क्षेत्र में से इसके बीचों बीच सुमेरु नाम का पर्वत है। ये सुमेरु पर्वत है, ये पूरे जम्बूद्वीप के बीच में, पूरे लोक के बीच में, यानी पूरा लोक का सेंटर भी सुमेरु पर्वत है। जम्बूद्वीप का सेंटर कहो तो वो भी सुमेरु पर्वत है, और जम्बूद्वीप में भी विदेह क्षेत्र में पहुंचे तो विदेह क्षेत्र का सेंटर भी ये सुमेरु पर्वत है। तो ये सुमेरु पर्वत है। ये अब जम्बूद्वीप के अंदर हम देख रहे हैं, तो जम्बूद्वीप में जब विदेह क्षेत्र की तरफ पहुंचते हैं तो उसके बीचों बीच एक गोलाकार पर्वत है। कौन से आकार का है? गोलाकार। ना तो उत्तर दक्षिण फैला है, ना पूर्व पश्चिम फैला है, ना कोई तिकोना है। ये जम्बूद्वीप है। इस जम्बूद्वीप के बीचों बीच एक गोल आकृति वाला पर्वत है, इसका नाम सुदर्शन मेरु है। शॉर्ट में उसको सुमेरु पर्वत कहते हैं। और भी अनेक नाम मिलते हैं इसके, बहुत सारे नाम मिलते हैं, महामेरु, मंदर मेरु, शैल मेरु, शैल, ऐसे करके बहुत सारे नाम इसके मिलते हैं। पर लेकिन सबसे जो फेमस नाम है या तो सुदर्शन मेरु या सुमेरु, ये 2 नाम इसके प्रसिद्ध हैं। ये जो सुमेरु पर्वत है, अगर लोकेशन पूछी जाएगी तो कहाँ कहेंगे? कि विदेह क्षेत्र या जम्बूद्वीप के एकदम बीच में, बहुमध्य भाग शब्द बोलते हैं। बहुमध्य मतलब एकदम बीच में, एकदम सेंटर में ये सुमेरु पर्वत है।
इस सुमेरु पर्वत की टोटल हाइट, कुल ऊंचाई कितनी है? 1,00,000 योजन की इसकी कुल ऊंचाई है। उस 1,00,000 योजन में से ही 1,00,000 में से ही 1,000 योजन की इसकी नींव है। नींव कितनी है? 1,000 योजन की नींव है। अब यहाँ 1,00,000 का 1/4 नहीं करेंगे तो 25,000 योजन की नींव नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि जो नींव है वो चित्रा पृथ्वी के अंदर, चित्रा पृथ्वी में जाएगी। और चित्रा पृथ्वी की मोटाई कितनी है? चित्रा पृथ्वी की मोटाई 1,000 योजन है। चित्रा पृथ्वी याद आ रही है कि नहीं आ रही है? पढ़ के आए हैं अपन? चित्रा पृथ्वी ख्याल में है? 1,000 योजन की मोटाई वाली चित्रा नाम क्यों है? क्योंकि इसमें चित्र विचित्र मणियां पत्थर आदि प्राप्त होते हैं, इसलिए इसका नाम चित्रा पृथ्वी है। तो जितने भी अभी हम पर्वत देखकर आए हैं, चाहे हिमवन महाहिमवन आदि हो, चाहे ये विजयाट पर्वत हो, चाहे वृषभाचल पर्वत हो, जो नींव है वो सारी नींव कहाँ पर है? कहाँ दबी हुई है? वो चित्रा पृथ्वी के अंदर है। ठीक है, उस समय भी हमने देखा था जितनी भी पर्वतों की नींव है अथवा समुद्रों के जो पाताल हैं वो इस चित्रा पृथ्वी के अंदर है। तो 1,000 योजन की नींव चित्रा पृथ्वी के अंदर, जितनी बड़ी मोटाई वाली चित्रा पृथ्वी उतनी पूरी सुमेरु पर्वत की नींव है। तो ऊपर कितना बचा? चित्रा पृथ्वी के ऊपर इसकी हाइट कितनी रह गई है? 99,000 योजन की हाइट। और 40 योजन की इसकी चूलिका है। चूलिका समझते हैं? शिखर। 40 सिंगल 40 है, 1000 नहीं है। 40 योजन की चूलिका है। अब ये जो इसका फैलाव है, इसका फैलाव जमीन पर, यानी यहाँ ऊपर बाहर, नींव जमीन के अंदर नहीं कह रहे, अभी अपन ऊपर की बात कर रहे हैं। ऊपर चित्रा पृथ्वी के ऊपर जमीन पर, भूमि पर इसका विस्तार है 10,000 योजन। यहाँ पर इसका विस्तार 10,000 योजन है। इसकी चारों दिशाओं में 4 वन है। आज वैसा चित्र मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी, बोर्ड पे ही देखना पड़ेगा आपको। तो थोड़ा अपन ऐसे समझेंगे कि ये यहाँ से अब ऐसा लंबा बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि है तो एक्चुअल में ऐसा। कैसा है? ये सुमेरु पर्वत, ये जम्बू द्वीप के यहाँ, ये जैसे ये है मार्कर, ऐसा ये सुमेरु पर्वत खड़ा है। ठीक है, तो पर ये है कैसा कि नीचे से 10,000 योजन का विस्तार है और सबसे नीचे इसके भूमि पर एक वन है, उसका नाम है भद्रशाल वन। आप लोग पूजा अगर करते हो तो पंचमेरु की जो पूजन है वो भी आप साथ में देख सकते हैं, याद हो बोल सकते हैं, बुक हो तो खोल भी सकते हैं। भूपर भद्रशाल चहुराजे, है ना? तो ये भद्रशाल वन भूमि पर है। और अभी इस भद्रशाल वन की लंबाई चौड़ाई वगैरह भी अपन देखेंगे, आज टाइम नहीं रह पाएगा उतना। आज अपन केवल वही मोटा मोटा सा एक रचना देख पाएंगे, फिर और जो भी बारीकियां होगी फिर नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तब अपन देखेंगे। तो भूमि पर भद्रशाल वन है, जैसे सुमेरु पर्वत है, ये इस तरह से सुमेरु पर्वत है। तो इसके चारों तरफ, यहाँ चारों तरफ ये सुमेरु पर्वत है और इसके इस तरह से चारों तरफ ये वन है। आपको दिख रहा है? ऐसा बोर्ड पे दिख रहा है? ये सुमेरु पर्वत खड़ा है और इसके चारों तरफ वन है। उस वन का नाम है भद्रशाल वन। तो इस भद्रशाल वन की चारों दिशाओं में एक एक अकृत्रिम जिनालय है। पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम में और उत्तर में, चारों दिशाओं में एक एक अकृत्रिम जिनालय है। एग्जैक्टली कहाँ पर है और वो वन की भी क्या रचना है, तो वो भी हम
विदेश क्षेत्र की रचना के समय अभी उत्तर कुरुदेव कुरु देखेंगे, तो वो विस्तार से भद्रसाल वन की रचना भी और देखेंगे। तो भद्रसाल वन में ये 4 अकृत्रिम जिनालय, इनको सुमेरु पर्वत संबंधी ही जिनालय कहा जाता है। ठीक है, सुमेरु पर्वत संबंधी 16 अकृत्रिम जिनालय जो गिनती वाले हैं वो हम देख रहे हैं। कल क्या देखे थे अपन ने? कल कहाँ की वंदना की थी? विजयात पर्वतों पर स्थित। कितने विजयात पर्वत थे? कितने हैं कुल? जम्बू द्वीप में विजयात पर्वत, जम्बू द्वीप में कुल कितने विजयात पर्वत हैं? बोलिए भाई साहब। 34 हैं। 34। एक भारत में, एक ऐरावत में, 32 विदेश क्षेत्र में। बढ़िया। तो 34 जो विद्यार्थी हैं, 34 पर 34 अकृत्रिम जिनालयों की वंदना कल हमने देखी थी, की थी। और उससे पहले 6 कुलाचलों पर 6 अकृत्रिम जिनालय देखे थे। आज हम देख रहे हैं सुमेरु पर्वत संबंधी 16 अकृत्रिम जिनालय। तो सबसे पहले भूमि पर भद्रसाल वन है, वहां पर चारों दिशाओं में, हर दिशा में एक अकृत्रिम जिनालय, और ये सबसे बड़े साइज वाले जिनालय भद्रसाल वन में, जो उत्कृष्ट साइज वाले हैं, उत्कृष्ट अकृत्रिम जिनालय, वो यहाँ पर है। तो ये 4 अकृत्रिम जिनालय हो गए भद्रसाल वन में। अब यहाँ पर ये सुमेरु पर्वत स्टार्ट हो रहा है, ये तो जमीन थी। अब ऊपर चले तो अपन ऊपर ऐसा चलेंगे, थोड़ा इसको आपको ऐसा ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये भूमि पर ये भद्रसाल वन था, यहाँ 4 जिनालय चारों दिशाओं में थे। ऊपर चलेंगे, कितना ऊपर चलेंगे? 500 योजन ऊपर चले, सुमेरु पर्वत में पहुंचे, भूमि से 500 योजन ऊपर चले। तो 500 योजन ऊपर चलने पर क्या होता है? पांच सौ योजन ऊपर चले, और जैसे कल हमने विजयात पर्वत में देखा था कि दोनों साइड से 500 योजन कट गया है। जैसे विजयात पर्वत में हमने देखा था कि वो दोनों साइड से कटनी हो रही थी। इसमें भी ये गोलाकार है। आप थोड़ा सा चित्र तो ऐसे देखे ही होंगे आप लोगों ने। और ये बिल्कुल जो अपना झंडारोहण वाली जगह होती है, या भगवान की वेदी में जो गोल गोल 3 कटनियां जैसा बना होता है, उसी तरह का ये है। एक गोला जैसे नीचे चौड़ा है 10,000 योजन का, और थोड़े ऊपर चले तो फिर स्पेस होती है, और वो अगला सर्किल छोटा हो जाता है। ठीक है, वैसे ही ये चित्र के लिए मैं आपको ऐसा दिखा रही हूँ, है एक्चुअल में वो गोलाकार ही। तो 10,000 योजन जमीन पे फैला हुआ था, और टोटल हाइट 99,000 योजन यहाँ ऊपर की है। उसमें से अभी 500 योजन ही हमने कवर की, और दोनों साइड से 500 योजन कट गया। और ये जो कट गया तो यहाँ स्पेस बन गई है, जगह बन गई है। जैसे कल वहां विद्याधरों की नगरियां देखी थी अपन ने उस स्पेस पे, ऐसे ये स्पेस बन गई है 500 योजन की। और यहाँ पर फिर से वन है चारों दिशाओं में, ये पूरी ऐसे गोलाकार रूप से चारों दिशाओं में स्पेस बनेगी। तो यहाँ पर वन है, उस वन का नाम है नंदन वन। और इस नंदन वन की भी चारों दिशाओं में 4 अकृत्रिम जिनालय हैं। नंदन वन की चारों दिशाओं में 4 अकृत्रिम जिनालय हैं। फिर ऊपर चलेंगे यहाँ से 62,500 योजन की ऊंचाई पर। 62,500 योजन की ऊंचाई पर चलेंगे तो फिर से दोनों साइड से 500 योजन कट जाएगा।
और वहां पर भी वन है, उसका नाम है सौमनस वन। सौमनस वन। उस सौमनस वन की भी चारों दिशाओं में एक एक अकृत्रिम जिनालय। कितने अकृत्रिम जिनालय हो गए अब तक? कितने अकृत्रिम जिनालय हो गए? 4 हो गए भद्रसाल वन में, फिर 4 नंदन वन में, फिर 4 सौमनस वन में। 12 अकृत्रिम जिनालय हो गए हैं। अब इसके बाद में ये गए थे हम 62,500 योजन की ऊंचाई पर। कितना हो गया है? 62,500 और 500, कितनी हाइट पहुंच गए हैं टोटल अभी तक अपन? 63,000 योजन की हाइट पर पहुंच गए हैं। अब वापस ऊपर चलेंगे 36,000 योजन, 36,000। 36,000 योजन की ऊंचाई पर जाने पर फिर दोनों साइड से अब 500 योजन नहीं कटेगा, 496, 494, 494 योजन दोनों साइड से, ये यानी गोलाकार रूप से चारों तरफ से कटता है। और ये 40 योजन की इसकी चूड़ी का है। तो यहाँ पर ये वन होता है, ये है सौमनस वन। और ये 36,000 योजन की ऊंचाई पर आकर पांडुक वन। फिर से बताती हूँ, भूमि पर भद्रसाल वन है, वहां 4 अकृत्रिम जिनालय हैं। भूमि से चले ऊपर चले, सुमेरु पर्वत की वंदना के लिए चल रहे हैं हम लोग। बैठे हैं कि नहीं आप लोग? घर में तो नहीं बैठे, कहीं विमान में चढ़े हैं कि नहीं? वहां भद्रसाल वन की जिनालयों की वंदना करी, फिर 500 योजन की हाइट पर पहुंचे। तो वो पर्वत है, चारों तरफ से 500 योजन कट गया, तो वहां पे जो स्पेस बनी है वहां पर नंदन नाम का वन है। उस नंदन वन की भी चारों दिशाओं में 4 अकृत्रिम जिनालय हैं। उन 4 अकृत्रिम जिनालयों में एक एक जिनालय में, सभी में एक एक जिनालय में 108 जिनेंद्र भगवान 500 धनुष के पद्मासन रत्नमयी वहां पर विराजमान है, उनकी वंदना करी। उसके बाद में सीधा अपना प्लेन कहाँ पहुंचा है? 62,500 योजन की हाइट पर। किसी को दिक्कत तो नहीं, सांस वास की प्रॉब्लम तो नहीं है? 62,500 योजन की हाइट पर पहुंचे तो यहाँ पर फिर देखा तो वो जो पर्वत था वो चारों तरफ से फिर से 500 योजन कट गया, और वहां पर जो वन बना है उसका नाम है सौमनस वन। उस सौमनस वन की चारों दिशाओं में 4, यानी एक दिशा में एक अकृत्रिम जिनालय है। 108 प्रतिमाएं प्रत्येक जिनालय में है, उनकी वंदना करी। उसके बाद में 36,000 योजन की हाइट पर पहुंचते हैं। तो 36,000 योजन की हाइट पर पहुंचने पर फिर से वो जो पर्वत है वो चारों दिशाओं में 494 योजन कट गया है। और उस वन का नाम, वहां जो वन है उस वन का नाम है पांडुक वन। नाम सुना है? पांडुक नाम सुना है? पांडुक शिला नाम सुना है? उन शिलाओं की चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी नहीं हो पाएगी। तो ये पांडुक वन है, और ये पांडुक वन है, अंतिम वन है। इस पर भी चारों दिशाओं में 4 अकृत्रिम जिनालय हैं। टोटल हाइट कितनी पहुंच चुके हैं अपन? कितनी हाइट पहुंच चुके हैं? 63,000 यहाँ हो गई थी, और 36 और जोड़ो, 99,000 योजन की हाइट पर पहुंच चुके हैं। डर तो नहीं लग रहा किसी को ऊंचाई से? ये अपने बने हैं ना, हस्तिनापुर गए हैं आप लोग? हस्तिनापुर में बना है, और अभी सोनगढ़ में बना है, और भी कई जगहों पर है, पर वो हस्तिनापुर वाला ऊंचा है, सोनगढ़ वाला भी काफी ऊंचा बना है। तो ऐसे ऊपर चढ़ते रहते ना अंदर सीढ़ियों से भी, तो भी कुछ लोगों को तो डर लगने लगता है, ऐसे धड़कन बढ़ जाती है। वहां से नीचे देखो तो इतनी सी हाइट ऐसा लगती है हाइट। अब यहाँ ये 99,000 योजन की हाइट पर किसको विराजमान करते हैं? यहाँ पर शिलाएं हैं, वहां जन्माभिषेक होता है बाल तीर्थंकर का, अभी अभी का जन्मा, 2-4-10 घंटे नहीं हुए, तत्काल के जन्मे बालक को 99,000 योजन की हाइट पर ले जाकर बिठाकर और 1,008 कलशों से भगवान का अभिषेक जहाँ होता है, ये पांडुक वन वो जगह है, वहां उनकी शिलाएं हैं, उन शिलाओं की चर्चा करेंगे बाद में। और ये पर्वत भी अभी हमने बहुत स्थूल देखा है,
ये एकदम ऐसा सीधा सीधा नहीं है, किस तरह कब तक सीधा रहता है फिर कब थोड़ा तिरछा होता है, और इसके कलर्स भी कौन कौन से हैं, वो सारी चर्चा बाद में करेंगे अगली क्लास में। अभी अपने को देर हो जाएगी। मैं थोड़ा सा ये आपको पूजा की पंक्तियों से बता देती हूँ, जिन लोगों को नहीं देखा हुआ हो। प्रथम सुदर्शन मेरु विराजे, पंचमेरु की पूजन है। भद्रसाल वन भू पर छाजे, भू यानी जमीन पर, भद्रसाल वन है। चैत्यालय चारों सुखकारी, मन वचन तन वंदना हमारी। 4 चैत्यालय हैं तो चारों सुख देने वाले हैं, और हम मन वचन तन से उनकी वंदना कर रहे हैं। फिर ऊपर 5 शतक पर सोहे, 5 शतक यानी 500 योजन ऊपर पर शोभायमान हो रहा है क्या, नंदन वन। देखत मन मोहे, देखते ही मन को मोह रहा है। चैत्यालय चारों सुखकारी, 4 चैत्यालय हैं, सुख देने वाले हैं, मन वचन वंदना हमारी। फिर 62 सहज ऊंचाई, वन सुमनस शोभे अधिकाई। 62,500 योजन की ऊंचाई पर सौमनस वन शोभायमान हो रहा है, वहां पर भी 4 चैत्यालय हैं, उनको भी हम वन वचन से वंदना कर रहे हैं। ऊंचा जो योजन सहस 36, फिर 36,000 योजन की ऊंचाई पर पांडुप वन सोहे गिरी सीसम। फिर गिरी यानी उस पर्वत के शिखर पर पांडुक वन शोभायमान हो रहा है। चैत्यालय चारों सुखकारी, मन वचन वंदना हमारी। ये चारों चैत्यालय सुख देने वाले हैं, उनको मन वचन से वंदना कर रहे हैं। ये सुमेरु पर्वत की बात हुई। आगे जो है चारों मेरु समान बखाने, वो जो और है 2.5 द्वीप में ऐसे 5 मेरु हैं। ये सुदर्शन मेरु तो जम्बू द्वीप के बीच में है। फिर विजय मेरु, अचल मेरु, मंदर मेरु, विद्युन्माली मेरु वो धातकी खंड में और पुष्करार्ध में भी है। उनकी चर्चा अपन कर लेंगे, या तो नेक्स्ट क्लास में या फिर बाद में जब 2.5 द्वीप की चर्चा करेंगे तब कर लेंगे। अभी इसकी चूलिका की चर्चा और थोड़ी ये जो पांडुक वन है 36,000 योजन की ऊंचाई पर, ये यहाँ जाकर इसकी कितनी बच रही है आप देखेंगे तो 10,000 योजन यहाँ थी और 500 योजन कटी थी, तो कितनी रह गई 9,000। फिर 500 यहाँ से कटी, और भी बीच में तिरछा होता जा रहा है, वो हिसाब अपन बाद में लगाएंगे। अभी तो देख लीजिए केवल कि यहाँ पहुंचकर जो पांडुक वन है, पांडुक वन की जो स्पेस है, यहाँ पहुंचकर इसका जो सुमेरु की चूलिका है, चूलिका नीचे है 12 योजन के विस्तार वाली। 12 योजन का चूलिका का विस्तार है जमीन पर, भूमि पर, मतलब पांडुक वन पर। और ठीक है, और ये जो है 494 कटा है ना, तो 494 में से 12 योजन इधर जा रहे हैं, 6 योजन चूलिका में। समझ में आ रहा है? 500 योजन का था ये, 500 योजन का पूरा बचा था। पहले चूलिका का हिसाब देख लीजिए। चूलिका जो है वो भूमि पर 12 योजन की फैलाव वाली है, फिर वो तिरछी होती गई है, मध्य में 8 योजन है, और शिखर के ऊपर वो 4 योजन की बचती है। मध्य में 8 योजन, यानी ये जो चूलिका है तो नीचे से 12 योजन के विस्तार वाली है, फिर घटती जा रही है तो मध्य में 8 योजन के विस्तार वाली है, और ऊपर पहुंचकर 4 योजन का विस्तार इस चूलिका का बचता है। और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 40 योजन की इसकी हाइट है। चालीस योजन की हाइट है, और भूमि पर फैलाव 12 योजन है, और ऊपर 4 योजन का इसका फैलाव बचता है। चूलिका पर कोई नहीं जाता है, जो अभिषेक वगैरह होता है वो सब नीचे पांडुक वन में ही होता है। इसकी चूलिका, ये जो चूलिका है, इस चूलिका से आड़े वाल के अंतर के बराबर, आड़ा वाल का अंतर का मतलब है कोई अंतर ही नहीं है। आड़ा वाल मतलब एक बाल ऐसे रखो तो क्या गैप होता है वो, तो इस चूलिका से लगा हुआ ही जो पहला विमान है, पहले स्वर्ग के पहले पटल का इंद्रक विमान, क्या नाम है उसका?
ऋजु नाम का इंद्रक विमान। तो पहले स्वर्ग के पहले पटल का जो इंद्रक यानी सेंटर वाला जो विमान है वो इसको टच करता हुआ यहाँ से ही स्वर्ग चालू, स्वर्ग मतलब ऊर्ध्वलोक, वो चालू हो जाता है। हमने देखा था शुरू में मध्यलोक कहाँ से कहाँ तक है, सुमेरु की चूलिका से लेके सुमेरु के जड़ तक, वो मध्यलोक का एरिया है। ऊर्ध्वलोक कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, सुमेरु की चूलिका से लेकर ऊपर लोक के अंत तक, वो ऊर्ध्वलोक है। तो ये सुमेरु की चूलिका से लेकर ही ऊपर स्वर्ग प्रारंभ हो जाता है। मैम चूलिका फिर कौन सी, वो 40,000 योजन जो चूलिका है? 40,000 नहीं है, मैंने विशेष रूप से बताते समय कहा था सिंगल 40 योजन है, 1000 नहीं है, ऐसा भी करके मैंने बोला था, फिर भी गलती होगी और सब लोग भी ध्यान दे लें। चूलिका केवल 40 योजन की है, 1000 नहीं है, सिंगल 40 योजन है। सुमेरु पर्वत की टोटल हाइट होती है 1,40,000 योजन। 1,00,000 की तो उसमें से 99,000 ऊपर है, 1,000 की जमीन वो नींव है और 40 योजन की चूलिका है। तो उसका भी मोटा मोटा विभाजन अपन ने देखा है। ऐसे घटनी जो 500 योजन घट जाती, फिर बीच में कितना बच जाता, जो नंदनवन हाँ, सोमनाथ वो सारा हिसाब वो सब है, और भी है कि पहले 11 योजन सीधा चलते हैं, फिर जैसे 62 योजन ऊपर चलना है, तो फिर उसके बाद में तिरछा होता है और कलर भी उसके बदलते हैं। आज समय कम था, समय की शॉर्ट वो उसमें टाइम लग गया अपने को वृषभाचल में। तो अब नेक्स्ट क्लास में इसको अपन लेंगे, फिर पांडुक शिलाओं आदि का वर्णन भी है और इसमें वर्णन है, तो कलर्स देखेंगे कहाँ कहाँ तक कितने कितने योजन तक किस तरह का कलर, कलर मतलब सोने का बना है, मणियों का बना है, और किस तरह से तिरछा हो रहा है, चौड़ाई भी किस तरह से कम हो रही है, वो सारे थोड़े हिसाब किताब नाप तो अगली क्लास में बताएंगे। अभी अब कल से लेके और 13 तारीख तक छुट्टियां हैं, क्लासेस नहीं है, ठीक है। मैम आज आपने बहुत अच्छे से जयमाला बताई कि अब तक जयमाला पढ़ी समझ में ही नहीं आता था अच्छे से, लेकिन आज आप पढ़ेंगे आगे तो बहुत अच्छी लगेगी जयमाला पढ़ना। कितनी बार पूजा करिए इसकी पंचमेरु की, लेकिन इतना समझ में नहीं आता था जितना आज आया है। धन्यवाद आपको। आप समय अभी तो मैंने पूरी नहीं ली, वो आगे पूरी समय नहीं था इसलिए, और फिर वो 5 मेरु आगे लिए नहीं है, पर इसीलिए ली कि लोग आप हम लोग करते तो हैं पूजा, तो फिर उसका अर्थ थोड़ा ख्याल में आ जाए, और अभी तो करेंगे ही, अब भादवा आने वाला है तो डेली डेली होगी। बोलिए ना, मोबाइल पे डाल दीजिएगा इसकी सुमेरु पर्वत की पूरी। भाभी सुमेरु पर्वत का जमीन पे विस्तार 10,000 योजन है। पांडुकुंज पर आप कह रहे 500 योजन ही रह जा रहा है। 500 योजन नहीं रह रहा है, पांडुकुंज 500 योजन का है, विस्तार तो ज्यादा आएगा ना, 500 योजन तो कटा है, बीच का जो बचा है वो विस्तार बचा है, 9,000 बचा है, मोटा मोटा 500 कटा है। हाँ, वो उसमें मैंने अभी इसलिए बताया, उसमें पॉइंट्स में भी आएगा, बीच में बारीकियां भी आएगी, तो वो बाद में करेंगे। देखिए मेरा तो ज्यादा बच रहा है, 1500 योजन ही तो कम हुआ। इसीलिए मैं कह रही हूँ, वो ये अपन सीधा ले रहे हैं ना, इसलिए 1500 योजन कम हो रहा है, वो बीच में तिरछा जाएगा। जैसे पांडुकुंज से जब ऊपर चलेंगे तो 11,000 योजन सीधा जाएगा, उसके बाद में वो थोड़ा तिरछा होता जाएगा, थोड़ा, तो वो ऊपर जाके कम बचेगा। तो वो अभी मैंने ये बोला अभी कि वो बारीकी अभी मैंने नहीं बताई है, अपन करेंगे बाद क्लास में, क्योंकि अभी मैं बताऊंगी तो ये भी पूरा नहीं होता और फिर आप लोगों को प्रश्न रह जाते, इसलिए वो चीज अभी मैंने टच नहीं की। चलिए अभी यही पूरा करते हैं। आप लोग स्वाध्याय करते रहिएगा, एकदम बंद करके नहीं रखिएगा, और कुछ कुछ मैं वीडियो भेज दूंगी इससे रिलेटेड ही, तो वो आप देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। जिनवाणी स्थिति, अनीता आंटी आप पढ़ेंगे? बातों में आवे न जग की कदापि, चमत्कार लख कर नहीं मोड़ होवे। अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की करके, स्वयं शक्ति बुद्धि न खोवे।
चलित को लगावे सहज मुक्ति पथ में व्यवहार सबसे सहज प्रेम में हो। दुर्भाव मन में भी आवे कभी ना निर्दोष सम्यक जयवंत वर्ते सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्दोष शासन जयवंत वर्ते। नवी माता जय हो द्वार श्याम में जुगाड़ी। जय श्री सभी।